नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का आपके अपने मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। कालमेघ की पत्तियों का औषधि के लिए उपयोग किया जाता है। पत्तियों का उपयोग ज्वरनाशक, जॉन्डिस, पेचिश, सिरदर्द, कृमिनाशक, रक्त शोधक, विषनाशक और अन्य पेट की बीमारियों में बहुत ही लाभकारी पाया गया है। अगर आप इसकी खेती करते हैं तो अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो आइए इसकी खेती की तकनीक जानते हैं सीमैप लखनऊ की डॉक्टर कीर्ति वर्मा से। देखिए, कालमेघ एक औषधीय पौधा है जिसका उपयोग औषधीय उद्योगों में बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत सारी मेडिसिन्स और दवाइयों में उपयोग किया जाता है, जैसे पेट दर्द, ज्वार, हैजा जैसी बीमारियां जो होती हैं उसके लिए बहुत उपयोगी है। इसमें दो रासायनिक पाए जाते हैं, एंड्रोग्राफलाइड और न्यू एंड्रोग्राफलाइड, जिसकी दवाइयों से ये सारी बीमारियों से लोग नियुक्त हो सकते हैं। कालमेघ को हरा चिरायता, देशी चिरायता, बेलबेन, किरइत के नामों से भी जाना जाता है, जिसे उबाल कर पिलाने से बुखार जल्दी ठीक हो जाता है। इसका आप निरंतर सेवन भी कर सकते हैं, जो आपको कई तरह की छोटी छोटी बीमारियों से सुरक्षा करता है। आप इसकी व्यावसायिक खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसकी खेती मुख्य फसल के रूप में तो कर ही सकते हैं, अतः फसल के रूप में बागीचों और खरीफ फसलों जैसे अरहर, बाजरा, मक्का जैसी फसलों के साथ भी कर सकते हैं। बागीचों में कालमेघ की खेती करना ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि खुले खेत की तुलना में छायादार जगह से अच्छी उपज मिलती है। इसकी खेती का सही समय 15 जून से जुलाई तक है। इसकी खेती के लिए पहले हमें नर्सरी प्रिपेयर करनी पड़ती है, और उसके लिए नर्सरी प्रिपेयर करने के लिए हमें 400 से 450 ग्राम का इसका बीज चाहिए होता है। तो हम पहले ये नर्सरी बनाते हैं इसकी, फिर इसकी नर्सरी 25 से 30 दिन के बीच में तैयार हो जाती है, और फिर इसको हम खेत में लगा देते हैं। कालमेघ की खेती के लिए पहले खेत तैयार करेंगे, जिसमें कि आपको एक से दो उसको बार जुताई करेंगे। तो खेत को समतल करने के बाद उसको सही तरीके से जल का निकास बना देंगे, और आप उसमें 15 से 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 5 टन वर्मी कंपोस्ट। सामान्य खेत में कालमेघ की फसल के लिए ज्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं होती। अगर गोबर की खाद या अन्य जैविक खाद उपलब्ध हैं तो रोपाई के समय अवश्य प्रयोग करें, और खड़ी फसल में जरूरत के हिसाब से यूरिया का 2 से 3 बार में प्रयोग करें। जो आपने नर्सरी प्रिपेयर करी होगी उन पौधों को लेकर आप खेत में उसका रोपण करेंगे, जिसमें लाइन टू लाइन की दूरी 40 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर की रखनी होगी आपको। देखिए, विशेष सावधानी रखने के लिए ये आपको इसका निराई गुड़ाई कराना होगा, जो कि 20 से 25 दिन के बीच में 2-3 बार आपको करानी होगी। अगर बारिश हो रही है तो आपको इसके सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और अगर बारिश बहुत देरी से हो रही है तो आपको इसकी सिंचाई के लिए 2 से 3 बार इसकी सिंचाई करनी पड़ेगी, वो भी 20 से 25 दिन के अंतराल में करनी होगी। और ये फसल 90 से 100 दिन के बीच में तैयार हो जाती है, और कृषि क्रियाओं के द्वारा आप इसकी दूसरी कटाई भी ले सकते हैं। कालमेघ की फसल 3 से लेकर 4 महीने में तैयार होती है। अच्छी बरसात और अच्छी छाया मिलने पर 3 महीने में ही फसल तैयार हो जाती है। अगर बरसात अच्छी नहीं हुई और सही छाया भी नहीं मिल पा रही है तो 4 से 5 महीने तक समय लग जाता है। इस फसल की कटाई पूरी तरह फलियां विकसित होने के बाद ही करें। कालमेघ का पूरा ही पौधा इसके काम में आता है। इसकी पत्तियों से लेकर इसके जो पौधा है, स्टेम्प है, सारी चीज़ों में इस बहुत गुणवत्ता वाले तत्व पाए जाते हैं, जो कि औषधि उद्योगों में यूज़ होते हैं। इसकी फसल तैयार होने के बाद हम इसको काट लेते हैं, और इसकी कटाई के बाद हम इसको थोड़े से शेड एरिया में रखते हैं, जिससे कि ये फसल थोड़ी सूख जाए, और सूखने के बाद इसका जो सूखा शाख होती है इसको हम उद्योगों में बेचते हैं। ये जब बन के तैयार हो जाता है पौधा, तो अगर हम इसकी एक कटाई लेते हैं तो हमें 4 टन प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है, और 2 कटाई से ये हमें 6 से 8 टन प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है, जिसका रुपये 1200 से 1300 रुपये प्रति कुंटल ये हमें मिलता है, जिसका मार्केट वैल्यू इतना है। और इसकी व्यय में हमें 35,000 रुपये प्रति हेक्टेयर खर्च करना होता है, और हमें इसकी आय 90,000 या फिर 95,000 के अराउंड मिल जाती है, और इसका शुद्ध लाभ हमें 60,000 प्रति हेक्टेयर रुपये मिलता है।
तिल की खेती खरीफ मौसम में बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है और इसकी बुवाई का उपयुक्त समय चल रहा है। तो आप तिल की वैज्ञानिक तकनीक से बुवाई कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। तिल की खेती में जो विशेष बात ध्यान रखने की है वो ये है कि आप जिस खेत में तिल की बोनी करने जा रहे हैं, ये ध्यान रखें कि वो अच्छी जल निकास वाली हो, उसमें जल निकास की अच्छी सुविधा होनी चाहिए ताकि पानी का जल भराव न हो, अन्यथा आपका तिल सड़ जाएगा, नुकसान होगा। तो उचित जल निकास वाली भूमि का चयन करें और हल्की दोमट मिट्टी है वो उपयुक्त होती है तिल की खेती के लिए। भूमि की तैयारी की जब बात हम करते हैं तो 2-3 जुताई जो है आप उसकी मिट्टी पलट हल से आप करें और खेत ध्यान रखें कि समतल हो, और समतल नहीं तो ढालू अगर हो जहाँ से पानी का निकास हो सके सबसे बढ़िया है, अन्यथा जल निकास की व्यवस्था आप जरूर करें। किसान भाइयों, जब हम खाद उर्वरक की बात करते हैं तो निश्चित रूप से जैसे आपने मिट्टी की खेत की तैयारी की बात की, वैसे ही खेत की अंतिम जो हमारी बखरनी होती है उसके पहले 10 से 20 टन 15 टन गोबर की खाद आप खेत में ज़रूर मिलाएं, जो सड़ी हुई अच्छी पची गोबर की खाद हो। और उसके साथ ही अगर हम रासायनिक उर्वरक की बात करते हैं तो चाहे नाइट्रोजन हमारा 60 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होगा, स्फूर जो हमारा होगा 40 होगा और पोटेशियम जो है हमारा 30 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होगा। ऐसा करने पे हमारी फसल का उपयुक्त जो है हमें उत्पादन मिल सकेगा। इसके अलावा आप मृदा परीक्षण अवश्य करवाएं। जिन किसान भाइयों ने मृदा परीक्षण नहीं करवाया है वो मृदा परीक्षण करवाएं और सॉइल हेल्थ कार्ड के हिसाब से जो रिकमेंडेशन दी गई है वैज्ञानिकों के द्वारा खेत में उर्वरक का उपयोग करें। तो कुछ प्रमुख प्रजातियां जिन्हें हम लगा करके उत्पादन पा सकते हैं, उनमें प्रमुख है TKG 21। TKG 21 प्रजाति जो है 70 से 78 दिन में लगभग ये तैयार हो जाती है और 5 से 7 कुंटल इसमें उत्पादन प्राप्त होता है। इसी तरह है TKG 55, यह भी हमारी जो प्रजाति है ये 76 से 78 दिन में तैयार हो जाती है पूर्णतया और 6 कुंटल के करीब इसमें आपको उत्पादन प्राप्त होता है। इसी तरह TKG 22 नाम की प्रजाति है, इसको भी अगर आप लगाते हैं तो ये 76 से 81 दिन में भी तैयार हो जाती है और 6 से 7 कुंटल इसका उत्पादन प्रति हेक्टेयर मिलता है। और अगर तेल परसेंटेज की बात करें तो TGS 8 है हमारी प्रजाति, इसमें 55% जो है तेल होता है, ये शुद्ध मतलब बिल्कुल सफ़ेद रंग की होती है। तो इस तरह से अगर इन प्रजातियों का आप चयन करते हैं तो आपको उत्पादन तो ज़्यादा मिलेगा ही, उसके साथ साथ तेल के प्रतिशत में भी आपको बढ़ोतरी हो सकती है। बीज की मात्रा की अगर हम बात करें तो जो किसान भाई सीड्रिल में अगर इसकी बोनी कर रहे हैं तो 3 से 4 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पर्याप्त होता है। जो किसान भाई छिटकवा अगर बोनी कर रहे हैं तो इनकी बीज की मात्रा बढ़ा दें, जैसे 5 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसमें बीज बोएं। साथ ही ये ध्यान रखें किसान भाई कि जब आप बीज की बोनी कर रहे होते हैं तो बीज का उपचार करना मत भूलें। थायरम और वाबिस्टिन के 3 ग्राम मात्रा मिला करके और उसमें बीज का उपचारित प्रति किलो बीज दर के हिसाब से उसको उपचारित करें। और जहाँ तक इनके बोने की दूरी की बात है, अगर आप लाइन सोइंग कर रहे हैं तो उसमें 25 से 30 सेंटीमीटर आप उसकी दूरी रखें लाइन से लाइन की, और पौध से पौध की जो दूरी है 10 से 15 सेंटीमीटर तक आप रख सकते हैं, और पौधे की जो गहराई है वो 3 सेंटीमीटर करीब आप उसको रखें तो निश्चित रूप से आपको उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। तो निश्चित रूप से आप तिल की फसल का उत्पादन करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ खेती को लाभ का धंधा भी आप बना सकते हैं। मछलियों की उचित बढ़वार के लिए आहार की सही व्यवस्था बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमें कई कार्य करने होते हैं, जैसे कि नेचुरल आहार के लिए खाद उर्वरक प्रबंधन, पूरक आहार के लिए अलग से आहार की व्यवस्था। किसान भाइयों, इनके अलावा और भी कई ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिस पर विस्तार से जानने के लिए आपकी मुलाकात करवाते हैं विषय विशेषज्ञ इप्सिता विश्वास से। मनुष्य की तरह मछलियों को भी पौष्टिक आहार की सख्त जरूरत है। अभी देखा गया है रिपोर्ट से कि बिना आहार की मछली 240 से 270 दिन के अंदर 650 से 800 ग्राम तक ग्रोथ होता है, परंतु अगर हम लोग आहार देते हैं तो वो ग्रो करके 1 से 1.5 किलो तक हो जाता है। तो यहाँ से पता चलता है कि आहार की महत्व कितनी है। और ये पौष्टिक आहार तभी मिलता है जब आप वो विभिन्न पोषक तत्वों की मात्रा एवं अनुपात सही रहता है, जैसे कि 15 से 30% कार्बोहाइड्रेट, 30 से 40% प्रोटीन, 5 से 7% वसा और 1 से 2% विटामिन मिनरल मिक्सचर रहना चाहिए। ये जो अनुपात मैं आपको बताई हूँ ये ज़्यादातर कार्प मछलियों के लिए ही है। ये प्रजाति के साथ साथ
डिफर हो जाता है। जैसे अगर कैटफिश, मागुर या सिंगी हो तो प्रोटीन का प्रतिशत थोड़ा ज़्यादा बढ़ के वो 40 से 45% तक हो जाता है। और फिश के साइज़ के ऊपर भी निर्भर करता है। जैसे वो प्रोर या फिर प्रजनक मछली हो तो उसका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अंगुलिका से थोड़ा कम चाहिए। अंगुलिका के टाइम में उसका ग्रोथ ज़्यादा होने के कारण प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। अभी आहार, मछली के आहार फिलहाल हम लोग दो तरह की होती है, जैसे कि एक है प्राकृतिक आहार और दूसरा है कृत्रिम आहार। प्राकृतिक आहार तालाब में बन जाती है जब हम लोग खाद का इस्तेमाल करते हैं, जैसे 10 टन तक गोबर, 300 किलोग्राम तक यूरिया और SSP जैसे सिंगल सुपर फॉस्फेट 200 kg प्रति हेक्टेयर के बारे में मैं बता रही हूँ। ये डालने के बाद हम लोग देखते हैं कि पानी का रंग थोड़ा हरा होता है क्योंकि उसमें प्लैंकटन की ग्रोथ होती है। तो खाद ये दो ही प्लवक है, एक है जंतु प्लवक और एक होते हैं वनस्पति प्लवक। मछली का पहले आहार यही प्लवक होते हैं क्योंकि इसका साइज बहुत ही छोटा छोटा रहती है और इसी के कारण ये सूक्ष्म जो जीव होते हैं ये मछलियों के लिए बहुत ही बेहतर है क्योंकि इसका ग्रोथ बहुत सही होता है नर्सरी तालाब के लिए। जब ये 3 दिन के बाद मछली पहले यही आहार लेती है और यही उसकी मुख्य आहार होते हैं। अब आ जाते हैं कृत्रिम आहार के ऊपर। कृत्रिम आहार मतलब जिसको हम लोग परिपूरक आहार नहीं तो सप्लीमेंट्री फीड बुला सकते हैं। इस आहार बनाने के लिए हम लोग के चावल की भूसी या फिर आटे के चोकर या उसके साथ मूंगफली या मूंगफली की खल्ली, मूंगफली के साथ साथ अब सरसों नहीं तो सोयाबीन की खल्ली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इस्तेमाल के साथ आपको याद रखना चाहिए कि 4 से 5% मिनिमम नहीं तो 1 से 2% आपको विटामिन मिनरल मिक्सचर की ज़रूरत है। किसान भाइयों, यदि 100 किलोग्राम मछली का आहार बनाना है तो उसमें चावल का कना 45%, सरसों की खली 45%, हड्डी का चूरा 6%, खनिज लवण 2% और नमक 2% को लेकर मिश्रण बनाएं और पानी को गीला करके जूट या प्लास्टिक में छेद कर तालाब में डालें। याद रहे, मछलियों को आहार सुबह के समय देना उचित रहता है। इसी तरह आप उसको पूरा एक आटे की तरह गूंथ लीजिए और आटे की तरह गूंथने के बाद उसको आप गुटिकाएं बना सकते हैं जो उसको बोलते हैं पिलेटेड फीड्स, नहीं तो उसको डेला बना के गोला करके छोटा छोटा डेला बना के आप उसको एक बोरा में डाल के या प्लास्टिक बोरा नहीं तो फीडिंग ट्रे ये सब में डाल के आप पोखर में दे सकते हैं। आहार के तरीके बहुत डिफरेंट टाइप की होती है तो डिपेंड करता है कि आप कौन से पॉन्ड में आहार दे रहे हैं। अगर नर्सरी तालाब में आहार दे रहे तो जो कृत्रिम जो आपके आहार है उसको आप पाउडर मतलब महीन करके वो आप पूरे पॉन्ड में छिड़क सकते हैं। और उससे क्या होता है कि जो नर्सरी पॉन्ड में जो स्पॉन से फ्राई जो छोटा छोटा मछली होता है उसके मुंह का साइज भी बहुत छोटा रहता है और इसी के कारण जो वो पाउडर है वो आसानी से वो उसके अंदर आ जाता है। अगर वही आपका बड़ा बड़ा ढेला अगर आप लगाते हैं नर्सरी तो वो नहीं खा पाता है और ग्रोथ भी नहीं होता है और आपके जो खाना भी है वो भी पचन हो जाता है जिसके कारण पानी का गुणवत्ता भी खराब स्थिति में आ सकता है। वैसे ही जब फ्राई से फिंगरलिंग होता है तब उसका जो है वो स्पॉन से फ्राई का जो खाना है उससे थोड़ा ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए साइज। तो साइज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है मछली के ग्रोथ के लिए। खाने के टाइमिंग में ये ध्यान रखना चाहिए कि आप सुबह और शाम 2 टाइम खाना दीजिए और खाने की मात्रा भी जानकारी लेना चाहिए। जैसे मछली के ओजन का 3 से 5%, तो 3 से 5% से ज़्यादा कभी भी खाना देना नहीं चाहिए। वैसे जब आप प्रजनक मछली को खाना देते हैं वो 45 दिन पहले वो खाना को हम सीफा ब्रूड बोलकर एक डाइट फीड आ रहे हैं मार्केट में, तो वो सीफा ब्रूड आप दे सकते हैं जिसके कारण आपके जो फिकंडिटी है वो रेट जो मतलब अंडा देने की क्षमता वो 80% तक हो जाता है और जो स्पॉन का जो सर्वाइवलिटी है वो भी 60 से 65% जो कि बहुत ही अच्छा है और ऐसे ही आपका लाभ भी बहुत ज़्यादा मिल सकता है। धन्यवाद। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है, ग्राम बिथार
जिला जौनपुर के चंचल सिन्हा ने। आपने आम और अमरूद की बागवानी पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जहाँ तक बात की जाए कि किसान भाइयों आम की खेती करने के लिए, तो आम के खेती में 3 तरह के आम की फसलें हैं। एक तो अगेती है, मध्य में है और लास्ट में जो पछेती जिसको कहते हैं। तो अब सबसे पहले अगेती की, इसमें बॉम्बे ग्रीन है, तोतापरी है, गौरजीत है। इनकी जो ये वैरायटियाँ हैं ये अगेती में आती हैं। इनके फलत आपको अप्रैल मई में ही जो है मिल जाएंगे। उसके बाद मध्य में जो आपका आता है जैसे कि लंगड़ा है, दशहरी है, चौसा है, ये मध्य में। और आखिरी में क्या है आपकी संकर प्रजातियां जैसे आम्रपाली है और मल्लिका है, ये आपके लास्ट में एकदम मिलते हैं जुलाई में। हमारे किसान भाई जो है गड्ढे की तैयारी जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है वो कर चुके होंगे। और उनमें क्या है कि जो बड़ी प्रजातियां हैं इनमें दूरी 10 मीटर की रखनी चाहिए, जैसे आपका लंगड़ा, दशहरी, चौसा और बॉम्बे ग्रीन है। उसके बाद से जैसे छोटे आम्रपाली है, मल्लिका है, ये जो छोटी वैरायटियां हैं इनको आप जो है 3 से 5 मीटर की दूरी में भी लगा सकते हैं। लगाकर अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी फलत मिलेगी, इससे अच्छी आय प्राप्त होगी। और अमरूद में जैसा कि जहाँ तक प्रजातियों का सवाल है, इलाहाबादी सफ़ेदा अच्छी वैरायटी है, लखनऊ 49 है, ललित है, संगम है, सुरखा जो लाल वैरायटी होती है, ये मुख्य प्रजातियां हैं जो कि जिनसे अच्छी पैदावार प्राप्त करके किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। अमरूद में 3 से 5 मीटर की दूरी रखनी चाहिए किसान भाइयों को। इस सभी प्रजातियों में ये लागू होता है। सबसे पहले लगाते समय, पौधे खरीदते समय किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि वो किसी भी प्रमाणित पौधशाला या राजकीय पौधशाला से ही पौधों की खरीदारी करें। किसान भाइयों नए बाग की स्थापना के लिए गुणवत्ता युक्त पौधे की प्राप्ति के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अवश्य ध्यान दें, जैसे कि पौधे स्वस्थ एवं विश्वसनीय पौधशाला से ही खरीदें। इसके साथ ही समय पर पौधे का ऑर्डर देकर बुक करा लें, जिससे लगाते समय पौधे उपलब्ध हो सके। देशी एवं कलमी पौधे की पहचान भली भांति करा लें एवं पौधे अधिक आयु के नहीं होने चाहिए। यह देख लें कि पौधे की जड़ें अच्छी तरह हैं या नहीं, साथ ही मिट्टी की पिंडी टूट न पाए। खरीदारी करने के बाद उसको ले जाते समय भी सावधानी बरतें कि उनकी पिंडी न टूटे। जो गाड़ी में या किसी भी चीज़ में ले जाते हैं नीचे पुआल या कुछ बिछा दें जिससे उसकी पिंडी न टूटे। और वह लगाते समय कि पुआल में है या थैली में है तो इस तरह से थैली या पुआल उसका निकालें अच्छी तरह से, उसमें कुछ लगा ना रहे। फिर उसको गड्ढे, जैसे कि गड्ढे आपके पहले ही तैयार हैं, तो बारिश कम से कम 2-3 बारिश अच्छे से हो जाए उसके बाद ही उसमें लगाएं। शाम को ही लगाना चाहिए। शाम को लगाने से क्या होता है कि उनको पूरी रात का समय मिल जाता है उनको थोड़ा सा अपने आप को इन्वायरमेंट में ढालने के लिए। और जितनी बड़ी पिंडी है उतना ही केवल खुदाई करके उसको लगाएं उसमें, और उसकी अच्छी तरह चारों तरफ मिट्टी उसके खुरपी की मुठिया से दबा दें, जिसको किलाई कहते हैं, जिससे कि वहाँ की जो भी एयर वगैरह होगी निकल जाएगी। पौधे की जीवित रहने की संभावना इससे बढ़ जाती है। और उसको पौधे को कोई भी लकड़ी या किसी ऐसे ही फराटी बांस की हो उसकी सहायता से उसको खड़ा कर देना चाहिए, वहाँ बांधे। इससे पौधे क्या होगा, गिरेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए हवा अधिक आ गई या पानी अधिक आ गया, वो पौधे आपके चलते रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। पौधे लगाने के बाद उसकी सिंचाई करने के लिए हजारे से करनी चाहिए, फ्लड इरिगेशन नहीं करने। सबसे बढ़िया क्या होता है कि ड्रिप इरिगेशन से पौधे में केवल पौधे में ही पानी पहुंचता है। अगल बगल ज़्यादा पानी न पहुंचने से वहाँ पे क्या होता है और अन्य खरपतवार नहीं उगते हैं, जिससे किसान भाइयों का समय और पैसे दोनों की बचत होती है। और पौधे लगाते समय और कोई हमको खाद या उर्वरक किसी चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है, केवल इसमें दीमक की दवा हम 5 से 10 ml पर लीटर के हिसाब से जो होता है, और फोरेट और तमाम क्लोरोपाइरीफास कोई भी दीमक की दवा उसमें डाल सकते हैं। इंटरक्रॉप फसल के रूप में हम जो है पेड़ से पौधे से कोई भी छोटी हैं, जैसे कि सूरन है, हल्दी है, धनिया है, अरुई है, इनको आप इसमें पैदा करके इससे बीच बीच में भी किसान भाई जो है अपना आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadata@nw18.com और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। धान की फसल में अजोला का प्रयोग और इसके लाभ। बैंगन की फसल को क्षति पहुंचाने वाले कीटों का करें समय पर नियंत्रण। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।